Friends, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirant, नेशनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स में आज हम अपना एक नया टॉपिक जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को स्टार्ट करेंगे। यह जो आपका टॉपिक होगा, इस टॉपिक को हम दो भागों में कवर करेंगे। आपका जो पहला भाग होगा उसमें हम जम्मू कश्मीर की प्रारंभिक स्थिति और आतंकवाद संबंधित कुछ मामलों को देखेंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा भाग होगा उसमें हम जानेंगे कि सरकार ने उससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और विभिन्न प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से हमारे देश के समक्ष एक बहुत ही बड़े समस्या वाला एक देखा जाए तो एक क्षेत्र रहा है। हम इसको समझने से पहले इसके मैप को देखेंगे ताकि ऐसे लोग जो अभी नए हैं स्टडी में उनको इसका एक अच्छे से आइडिया लगे, क्योंकि जब तक आप मैप नहीं देखेंगे तब तक आपको जम्मू कश्मीर की भौतिक स्थिति का अच्छे से अनुमान नहीं होगा और साथ ही साथ आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। इसलिए आवश्यक है कि मैप को आप देखें। हम उन दोनों ही मैप्स को देखेंगे जो अभी जो यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया वो स्थिति है, और जो इससे पहले जब जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य हुआ करता था तब की जो स्थिति थी, तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। इट मीन्स फ्रॉम वेरी क्रैप हम इसे स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से ले जा करके हम वर्तमान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है उस तक डिस्कस करेंगे। तो आज आपका पूरा टोटल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो जम्मू कश्मीर आप सभी जैसे जानते हैं कि भारत के एक मुकुट के समान है। अगर आप भारत का मैप देखें तो आपको लगेगा कि जैसे भारत के पूरा जो भारत का एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर एक मुकुट या फिर सर के समान है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो काफ़ी इसकी एक अहमियत है। प्लस ये जिस जगह पर है, आप अगर देखें तो 4 देशों से इसकी सीमाएँ मिलती हैं। जैसे अगर भारत को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चीन से तो सीमा मिलती है, अफ़गानिस्तान से भी मिलती है और पाकिस्तान से भी इसकी सीमा मिलती है। और इस तरह से देखें तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन को अलग करने वाला एक भूभाग है और साथ ही साथ यह मध्य एशिया से भारत के संपर्क को जोड़ने वाला भी भूभाग है, जहाँ पे हम अफ़गानिस्तान के माध्यम से जा सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी बात करें अगर, तो जो पीओके वाला क्षेत्र है जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसमें जो आपका अफ़गानिस्तान से सटा हुआ जो एरिया आता है हमारा 106 किलोमीटर लंबा, वो एरिया हमारे कब्जे में नहीं है, वो अलग बात है। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे विस्तार से क्या बातें आखिर हैं। आप ये जम्मू कश्मीर का मैप ध्यान से देखें, ये रहा जम्मू कश्मीर का मैप। आपने गिलगित बाल्टिस्तान जैसे नाम सुने होंगे, अक्साई चीन जैसे नामों को सुना होगा, तो ये सारे नाम आप सुने होंगे। जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा आपने, आज़ाद कश्मीर का नाम सुना होगा, पीओके का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम सुना होगा, आईओके का इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम सुना होगा। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिर जिनयांग प्रांत का नाम सुना होगा आपने, जो चीन का एक प्रोविंस है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से आज देखने वाले हैं। एक मैप और आप देखें, जैसे आपका ये देखिए मैप जो है ये दिखाता है कि किस प्रकार से जब हमारा जो जब भारत का बंटवारा हुआ और भारत को दो भागों में बांट दिया गया, एक पाकिस्तान बना और एक भारत हिंदुस्तान बनता है, तो फिर जो जम्मू कश्मीर रियासत रहती है उसकी स्थिति कैसी बनती है। तो ये जो मैप है, इस मैप पे हम थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ स्टार्टिंग की डिटेल्स बताना चाहूँगा, जिसके माध्यम से आपका एक बैकग्राउंड पहले बन जाए। उसके बाद फिर हम इस मैप को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं पहले अपने शुरुआती चीज़ों को, जहाँ से आपकी चीज़ें बिल्कुल क्रैप से स्टार्ट होने वाली हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, जब जानते हैं आप सभी, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस दौरान ही अगर देखा जाए तो कई सारी समस्याएं हमारे देश के सामने उठनी शुरू हो गई थी। और जब भारत आज़ाद होता है तो कुछ रियासतें ऐसी रहती हैं, आप जानते हैं लगभग 500 प्लस रियासतों में भारत डिवाइडेड था, और उनको एकजुट करने का कार्य जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ प्रोविंस ऐसे थे जहाँ पे वे नहीं चाहते थे कि ये किसी भी राज्य में विलय करें अपना। इसी प्रकार की स्थिति जो है जम्मू कश्मीर की थी। जम्मू कश्मीर नहीं चाहता था कि वह भारत में विलय हो या फिर पाकिस्तान में विलय करे अपना। तो ये जब स्थिति बनती है तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है वह स्वतंत्र रहना चाहता है, जब भारत पाकिस्तान आपस में बढ़ जाते हैं। ये बात है 1947 की, जब भारत आज़ाद होता है, और उसी के समय आप देखेंगे कि विभिन्न प्रोविंसों को अपने अपने अंडर में, अपने अपने क्षेत्राधिकार में लाने की होड़ मची थी, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच में। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर जो देश है,
ये उस समय देश के रूप में माना जाता है, एक प्रोविंस के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना जाता था। तो ये भी कहता है कि हम भी किसी में मिलना नहीं चाहते हैं, हम अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व जो है रखेंगे। कुछ जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए 1947 में जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखा जाए अगर हम जो 77% जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, तो वो पॉपुलेशन आपकी मुस्लिम आबादी थी। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ के राजा थे, जिनका शासन उस पर था, वह एक हिंदू शासक थे जिनका नाम था महाराजा हरि सिंह। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक विरोधाभास वाली स्थिति है कि मोस्ट अप टू थर्ड जो पॉपुलेशन है वो किसी दूसरे धर्म से बिलॉन्ग करती है और जो वहाँ पे शासन करने वाला व्यक्ति है वो दूसरे धर्म का है। तो इसका फ़ायदा कहीं न कहीं ऐसे आप देखेंगे कि एक अगर देखा जाए इसे सीधे तौर पे तो एक बहुत ही एक मैच्योर एक कल्चर का ये एक प्रमाण देता है कि भले ही अलग-अलग धर्म के लोग हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जिस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हों, उसी धर्म के लोगों के हाथों में सत्ता हो। तो इन सब चीज़ों की बहुत आइडियलिस्टिक स्थिति थी। अब इस प्रकार से जब ये चीज़ें दिखती हैं तो हम कहते हैं भाई जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बहुलतावाद है और सांस्कृतिक तौर पर काफ़ी विविध विविध समाज है ये, बहुत ही डाइवर्सिटी है इस समाज में। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो महाराजा हरि सिंह थे, जब भारत पाकिस्तान अलग होते हैं तो ये निर्णय लेते हैं कि हम इसमें से किसी भी देश में अपने आप का विलय नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें हम और बात करेंगे कि आगे किस प्रकार से विलय होता है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन थोड़ा-सा आप उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जान लें। देखिए जम्मू और कश्मीर बोला जाता है, 2 हिस्सों को बोला जाता है। तो जो जम्मू वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में ज़्यादातर देखिए मैदानी भाग आते हैं और बहुत छोटी-छोटी पहाड़ियाँ आती हैं। और मैदानी भाग हैं, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ आती हैं और ज़्यादातर यहाँ पे देखेंगे जो जनसंख्या यहाँ पर है, वह हिंदू धर्म को बिलॉन्ग करती है। इसके उलट अगर देखेंगे जो कश्मीर घाटी है, जो कि जम्मू के उत्तर में है, उसको भी हम देखेंगे अभी मैप में। उसमें कश्मीरी पंडित रहते थे उस समय जब जब तक उनको वहाँ से भगाया नहीं गया। सुन्नी मुसलमान ये सब ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जम्मू में डेमोग्राफ़ी किस प्रकार की है और कश्मीर घाटी में डेमोग्राफ़ी किस प्रकार की है। खूबसूरती के मामले में जो पर्यटन टूरिज़्म के लिए जो फ़ेमस है वो कश्मीर का जो हिस्सा है वो फ़ेमस है, पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में देखिए ये तो पश्चिमी हिस्से की बात हुई। जो पूर्वी हिस्सा है जम्मू कश्मीर का उसमें शिया मुसलमान और जो बौद्ध प्रभुत्व वाले जो लोग हैं, जो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, आप उनको प्राप्त वहाँ देखेंगे जैसे लद्दाख क्षेत्र वाला जो हिस्सा है, तो लद्दाख वाले क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। उसी प्रकार में जो उत्तर का हिस्सा है, जो आप जम्मू कश्मीर जो कश्मीर वाला हिस्सा उससे जो उत्तर की तरफ जाएँगे तो आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, जहाँ पे शिया बाहुल्य लोग रहते हैं। इट मीन्स कि जो ऐसा मुस्लिम संप्रदाय जो शिया को फॉलो करता है, जो शिया संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। हालाँकि अब पाकिस्तान के कब्ज़े में है तो वहाँ पे डेमोग्राफ़ी काफ़ी चेंज हो गई है। लगातार पाकिस्तान वहाँ पे दूसरे हिस्से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से लोगों को ला करके वहाँ पे बसाने का प्रयास कर रहा है। और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है ना, इसी का जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान से टच होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को हम मैप में देखते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें आपने देख ली कि जम्मू और कश्मीर घाटी, उत्तर हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, इनमें कौन-कौन सी स्थिति में, कौन-कौन सी जगहों पर क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब वही चीज़ आइए मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए, अब ये है आपका मैप, ओके? अब इसमें अगर आप ध्यान दें, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है, इसे हम जम्मू और कश्मीर वाला हिस्सा कहेंगे। तो जब युद्ध होता है ना 1947 में जब स्टार्ट होता है तो 1948 में भी चलता है युद्ध। तो भारत क्या करता है इस पर इतने हिस्से तक कब्जा कर लेता है जब तक पाकिस्तान की सेनाएं जो कबायली पठानी रहते हैं वो जब यहाँ पे इंटरवेन करते हैं तो भारत जो पाकिस्तानी सैनिकों को जब भारतीय सैनिक भगाना स्टार्ट करते हैं तो भारतीय सैनिक लगभग इस हिस्से तक जो है कवर कर लेते हैं। तो फिर बाद में मामला यूएन में जाता है तो फिर इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, तो यहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये हिस्सा जो हमने ग्रीन से इसे सर्कल कर रखा है तो इसे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, आईओके कहते हैं। और जो हिस्सा हमारे हिस्से में नहीं है, इट मीन्स जो हिस्सा हमारे कब्जे में नहीं है, उस हिस्सा के अलावा जितने बाकी ये पूरे मैप में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे हिस्से को भारत जो कहता है पीओके कहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हालांकि एक साइड चीन वाला हिस्सा जो है अलग है, इसके बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसे भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके कहता है। और ये अक्साई चीन वाला हिस्सा जिसे चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस तरह से डेमोग्राफी में दिखाई देती है। और जम्मू का हिस्सा देखिए, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये हिस्सा जम्मू वाला है, ज़्यादातर हम जम्मू का हिस्सा ये वाला है, इसके ऊपर एक कश्मीर वाला हिस्सा है, उसके बाद ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान ध्यान से दिमाग में अपने बैठा लें।
दूसरा मैप में जो देखेंगे तो इसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखें यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान वाला ये जो हिस्सा है यहाँ पे है, चीन के जो कब्जे में है अक्साई चीन वाला हिस्सा वो यहाँ पे है, और जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वाला हिस्सा देखिए यहाँ पर है, और जम्मू वाला हिस्सा ठीक इसके नीचे है, देखिए यहाँ पे जम्मू का हिस्सा है। तो इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में एकदम थॉट क्लियर हो जाएगा कि हाँ जम्मू कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, अक्साई चीन कहाँ है, और गिलगित बाल्टिस्तान कहाँ है। और देखिए सक्सकाम वैली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं के पास से आप देखेंगे कि जो वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का प्रोडक्ट है OBR, वो यहीं से गुजरता है। वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने चला रखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पे हमारे जवान तैनात हैं, और पाकिस्तान के जवान भी तैनात हैं, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला बैटल क्षेत्र है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हमें दिखाई देती हैं। बाकी कुछ कुछ आप नाम सुनते होंगे जब आतंकवादी हमले होते हैं हमारे देश में, तो ढेर सारे आपको नाम सुनाई देते होंगे। जैसे कुपवाड़ा नाम सुनाई देता होगा आपको, फिर बरमुल्ला नाम सुनाई देता होगा। इस प्रकार से ढेर सारे नाम, जैसे पूंछ सेक्टर में गोलीबारी हो जाती है। तो ऐसे सब, ये सब पुलवामा, देखिए पुलवामा वाले से जो पुलवामा अटैक होता है उसकी बात करते हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वो यहीं मिलते हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी ही चीज़ें आपको विजुअल होंगी। तो ये हमने देखा जम्मू कश्मीर का मैप, और मुझे मेरे हिसाब से अब ये दिमाग में आपकी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बैठ गई होंगी। तो ये जो हिस्सा है ये तो अभी हम देख रहे हैं, जब ये 1947 में युद्ध होता है उसके बाद जब सेनाएं आपस में टकराती हैं, उसके बाद जो बनता है मैप वो ये मैप है। जब राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह जब रहते हैं तो उस दौरान ये जो डिवाइड दिख रहा है ना, ये सारे डिवाइड नहीं रहते हैं, ये सारे POK IOK अक्साई चीन ये सब नहीं रहते हैं, बल्कि ये पूरा ही जम्मू कश्मीर एक हिस्सा रहता है। लेकिन जब इंटरवेंशन होता है तो उसके बाद डेमोग्राफी वहाँ पे बदल जाती है। उसी के संदर्भ में हम बातें आगे करेंगे। तो ये चीज़ों इन चीज़ों को हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को हमने देख लिया, फिर शुरुआती दौर में कैसी वहाँ की जो जनसंख्या थी, हिंदू थी मुस्लिम थी, इन सब चीज़ों को भी हमने देखा। अब आइए बात करते हैं कि विलय और जनमत संग्रह में किस प्रकार की चीज़ हमें दिखाई देती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जब भारत पाकिस्तान अलग होते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम किसी में मिलेंगे नहीं, हम जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहेंगे, हम किसी में अपना विलय नहीं करना चाहते हैं। तो 15 अगस्त को ये बात वो कहते हैं। लेकिन जो इनके मंत्री थे ना, एक शेख अब्दुल्ला, ये कहते थे नहीं, हम जो है ना भारत में मिलना चाहते हैं। और इनके जो मतलब, अब चूंकि एक मुस्लिम व्यक्ति थे तो, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, तो इनके संपर्क में बहुत सारे लोग रहते थे, और वो उनको लेकर के कहते हैं कि हम जो है भारत में अपना विलय करना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। ये इनकी इच्छा थी। तो अब देखें, आप मंत्री अलग कह रहे हैं और जो है महाराजा अलग कर रहे हैं। तो अब जब ये चीज़ें होती हैं तो धीरे धीरे होता है क्या है कि जैसे होता ही है कि जो महाराजा हरि सिंह थे वो कहते हैं भाई कि स्टैंड स्टिल समझौता करते हैं। स्टैंड स्टिल समझौता का मतलब कि अभी स्थिति जो बनी ऐसी ही बनी रहेगी, आवाजाही होती रहेगी, सामान इत्यादि की आवाजाही होती रहेगी। तो वो कहते हैं पाकिस्तान की आप भी हमसे समझौता कर लीजिए, भारत से भी कहते हैं कि ये समझौता कर लीजिए। तो पाकिस्तान उस पर हस्ताक्षर कर देता है, और पाकिस्तान से जो है सामान इत्यादि की आवाजाही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अभी देखेंगे, वेट एंड वॉच, हम अभी देखेंगे जैसा होगा आगे स्थिति, उसके अनुसार ये चीज़ों को हम आगे बताएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को वहाँ पे मिलती हैं। अब जब स्थिति ऐसी बनती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि पाकिस्तान से संबंध जम्मू और कश्मीर के बिगड़ने लगते हैं। जब संबंध बिगड़ने लगते हैं तो फिर क्या करता है पाकिस्तान, धीरे धीरे अपनी सेना की मदद से पाकिस्तान कई सारे पठान कबीलाइयों को जो है कश्मीर में धीरे धीरे भेजना स्टार्ट कर देता है, घुसपैठ कराना स्टार्ट कर देता है। वही व्यापारी के बेस में कश्मीर में इंडक्ट करना शुरू करता है। फिर जब वो पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करता है, ये वहाँ पे वायलेंस स्टार्ट कर देता है, वायलेंस फैलाना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। जब ये स्थिति देखते हैं महाराजा हरि सिंह, तो महाराजा हरि सिंह कहते हैं भैया कि अब इस तरह से तो हम हमारा राज्य जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा, और हम कहीं कभी नहीं रहेंगे, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, क्यों नहीं भारत से मदद ली जाए। तो आते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, नेहरू जी के पास, कहते हैं कि हमारी मदद करिए और हमें इस संकट से बचाइए, क्योंकि हमारे पास इतनी सेना नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम जो है पाकिस्तानी कबायलियों, जो पठान कबायली हैं, उनको हम रोक सकें और उनका मुकाबला हम कर सकें। तो फिर नेहरू जी कहते हैं भाई ठीक है, वो तो बात तो सही है आपकी कि आपके राज्य पे संकट है और आप हमसे मदद मांगना चाहते हैं, और हम मदद करने के इच्छुक भी हैं और मदद करने की हम हैसियत भी रखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, और आपके लैंड पर जो है ज़मीन ज़मीन पर जो है आपके, हम अपनी सेना भेजें तो ये आपकी संप्रभुता का हरण होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले विलय पत्र पर आप जो है हस्ताक्षर करें, पहले औपचारिक विलय हो, उसके बाद ही जो है वहाँ पे हम अपनी सेना भेजेंगे। तो ये बात वो कहते हैं उस समय। दरअसल बात यह थी कि
जो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने हमारे नेहरू जी को सलाह दी कि देखिए ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक स्वतंत्र राज्य है और आपका उस पर कोई अधिकार है नहीं, और अगर आप इसमें डायरेक्ट अपनी सेना भेज देते हैं बिना वह आपका एक हिस्सा बने हुए, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और ये एक कहीं न कहीं से विदेशी क्षेत्र का अतिक्रमण माना जाएगा। तो नेहरू जी बहुत आदर्शवादी व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम पहले ऐसा करेंगे कि उनसे कहेंगे विलय करें, उसके बाद ही अपनी सेना हम उसमें भेजेंगे। तो महाराजा हरि सिंह जी जो है मजबूर हो गए वो, क्योंकि एक तरफ उनके लिए कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। तो विलय पत्र पे वो हस्ताक्षर करते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो 26 अक्टूबर की जो डेट रहती है उस समय वो हरि सिंह विलय के दस्तावेजों पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। और राज्य के प्रशासन के तौर पर जो शेख अब्दुल्ला, जो कि लगातार मुहिम छेड़े हुए थे भारत में विलय करवाने का, उनको एक राज्य के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस स्थिति में भारतीय जो सेना है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होती है। अब देखिए जम्मू कश्मीर जब भारतीय सेना दाखिल होती है तो अभी हमने जो देखा है पीओके वाला हिस्सा, यह है कि भारत जो है पठानी कबीलाइयों को जो है बाहर धकेलना स्टार्ट कर देता है। तो धकेलते धकेलते ऐसी स्थिति आती है कि जो आप वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहाँ तक पहुँच जाते हैं ये। उसके बाद होता यह है कि आगे जो माउंटबेटन है वो नेहरू जी को सलाह देते हैं कि ये इस मामले को जो है यूनाइटेड नेशंस में ले जाइए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो बनाया गया है ये इसी सब कामों के लिए बनाया गया है, दो देशों के बीच में जो डिस्प्यूट का मामले हैं उनको सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो नेहरू जी कहते हैं ठीक है, तो फिर वो मामला चला जाता है यूनाइटेड नेशन में। जब वो मामला यूनाइटेड नेशन में जाता है तो यूनाइटेड नेशन जो है मध्यस्थता करता है। तो वहाँ पे मतलब एक तरह से एक प्रस्ताव आता है सिक्योरिटी काउंसिल में। प्रस्ताव में ये रहता है कि भाई पहले पाकिस्तान जो है अपनी सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे हटाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा और फिर ये देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ जाना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। तो ये बात वहाँ पे समझ में हमें आती है। चलिए इन सब बातों की चर्चा को तभी हम आगे करेंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि जब विलय होता है तो विलय किस प्रकार का होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। देखिए जो विलय दस्तावेज होते हैं उसमें यह कहा जाता है कि जो रक्षा संबंधी मामले हैं, विदेश, वित्त और संचार संबंधी जो मामले हैं, इनको छोड़ करके, यानी ये जो चार मामले हैं इन चार मामलों को छोड़ करके अन्य किसी भी मामले में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसके लिए भारत का सभी, देखिए रक्षा, विदेश, वित्त और संचार को छोड़ करके अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए भारतीय संसद को राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। यानी कि इन चार मामलों में भारतीय संसद की सहमति जरूरी है, यानी भारत सरकार की सहमति जरूरी है। भारत सरकार इन मामले को देखेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी मामले बनते हैं, जितने भी मामले होंगे, उन मामलों में अगर भारत सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो वह कानून जम्मू कश्मीर की जो जो संसद होगी उसके माध्यम से अप्रूव होना चाहिए, तभी वह कानून जम्मू कश्मीर में लागू होगा। यानी कि इन चारों के अलावा कोई भी कानून अगर जम्मू कश्मीर बनाना है तो वो जम्मू कश्मीर के संसद के माध्यम से ही बनाया जाएगा, न कि भारत सरकार के किसी कानून के माध्यम से। यह बात उस दस्तावेज में की गई। इसका अर्थ यह होता है कि यह पूरी तरीके से पूरी शक्तियों का जो विलय है ना वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो एक लेजिस्लेचर वाली जो पावर थी उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को कुछ कुछ जगहों पर वरीयता दी गई और उसके लिए वह पावर रिजर्व की गई। यह इस तरह का प्रावधान यहाँ पे किया गया। अब देखते हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो वहाँ का उस समय का जो पार्टी था शेख अब्दुल्ला का, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो महाराजा थे, जो महाराजा हरि सिंह थे, ये दोनों लोग अस्थायी विलय चाहते थे। देखिए ये लोग चाहते थे कि पूरी तरह से भारत में विलय कर दिया जाए। लेकिन हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो क्या कहते थे, वो कहते हैं भाई घाटी में अभी जो घाटी वहाँ की जो कश्मीर घाटी है वहाँ की कानून व्यवस्था इत्यादि उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा वॉलाटिलिटी थी। उस समय लोगों के मन में काफ़ी शंकाएँ, काफ़ी डर, ढेर सारी समस्याएँ थी। उन समस्याओं को देखते हुए वो कहते हैं कि नहीं, जब तक घाटी में कानून व्यवस्था और शांति फिर से आ नहीं जाती, शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक हम जो है विलय कुछ इसी प्रकार का करेंगे। हम पूरी तरीके से विलय नहीं करेंगे और जब घाटी में शांति आ जाएगी तो उसके बाद हम विलय के निर्णय पर एक जनमत संग्रह का आयोजन करेंगे कि विलय किया जाए या नहीं किया जाए। लोगों से पूछा जाएगा और उसके बाद ये घोषणा की जाएगी कि ये विलय हो गया है। ओके, तो विलय के निर्णय पर एक जनमत संग्रह आयोजित करेंगे कि घोषणा करके एक बेहद आदर्शवादी और विवादास्पद कदम उठा लिया। जब उन्होंने ये कहा कि भाई हम अभी पूरी तरह से विलय नहीं करेंगे, बाद में लोगों से पूछ करके उनकी सहमति जान लेंगे, उसके बाद हम इसका पूरी तरीके से विलय करेंगे, और ये बात वो कह के वहीं पे मामला वहीं रुक जाता है। तो ये
देखते हैं कि आज वर्तमान में जब हम देखते हैं इस चीज़ को, तो हम कहते हैं कि एक ऐसा डिसीजन था जिसके माध्यम से हमें काफ़ी समय तक हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो एक आदर्शवादी कदम के रूप में वो इस कदम को उठाते हैं। एक बहुत ही आइडियलिस्टिक ये स्टेप था, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, विवादास्पद हो जाता है, और इसकी वजह से हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माउंटबेटन थे, इन्होंने सलाह दी थी नेहरू जी को कि भाई ठीक है, जो मामला है जम्मू कश्मीर का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसे यूनाइटेड नेशन में लेकर जाया जाना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इसीलिए बनाया गया। इस बात के बारे में हमने अभी चर्चा कुछ देर पहले की है। तो नेहरू जी को सुझाव जो है माउंटबेटन ने दिया भारत सरकार को कि कश्मीर की जो समस्या है उसको संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके माध्यम से 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम का समझौता हुआ, और युद्ध विराम समझौते के माध्यम से जहाँ पर सेनाएं रुकी हुई थीं उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। समझौते में ये कहा गया कि भाई ठीक है, 1951 में यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान द्वारा उसके नियंत्रण वाले कश्मीर से सैनिकों को हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में एक जन्म संग्रह आयोजित कराने का प्रस्ताव रखा। कहा कि भाई ठीक है, जब आपका जो पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा कर रखा है, पहले वो क्या करे कि वहाँ से सैनिकों को अपने वापस बुलाए। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा, और फिर यह देखा जाएगा लोग जिसकी तरफ जाने के लिए कहेंगे उसकी तरफ उसका विलय कर दिया जाएगा। तो ये बात 1951 में यूनाइटेड नेशन ने कही। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज तक पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को वहाँ से विड्रॉ नहीं किया है, अभी तक पाकिस्तान की आर्मी वहीं पर है। तो जब पहला जो स्टेप है वो फुलफिल ही नहीं हुआ, तो दूसरे स्टेप की बात आती ही नहीं है। यानी कि जब सेना ही नहीं हटी तो फिर वहाँ पर जनमत संग्रह किस बात का। तो ये बात हमें देखने को मिलती है कि यह प्रस्ताव पूरी तरीके से असफल हो जाता है। पाकिस्तान आज तक पीओके, जो कि जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके से अपने सैनिकों को नहीं हटाया है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान ये पुष्टि करता है कि राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। जो केसेस कई बार आप देखे होंगे कि मामले उठकर आते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर निर्भर करता है, जम्मू कश्मीर इस बात को डिसाइड करेगा। लेकिन इस बात का कहीं भी कोई भी इसके मामले में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। साफ साफ जो जम्मू कश्मीर का संविधान है उसमें यह लिखा गया है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है और यह रहेगा। तो इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध हुए हैं, और उन युद्धों के माध्यम से आपने देखा है कि लगातार पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। हालांकि कुछ ऐसे अवसर भी आए हैं जिन अवसरों पर पाकिस्तान ने युद्ध से अलग हट करके कुछ अन्य तरीकों को अपनाया है भारत को डिस्टर्ब करते रहने के लिए। उन तरीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बीच में मैं आपको एक चीज़ के बारे में याद दिलाना चाहूँगा कि जब बांग्लादेश निर्माण का जो युद्ध हुआ था, जैसे 1971 का जो युद्ध हुआ था, तो 1971 के युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे हम कहते हैं शिमला समझौता 1972। तो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है, और इस समझौते के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है दोनों देशों के बीच में, इसे ही अस्थायी सीमा में बदल दिया जाए। यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सहमत थे कि LOC को ही एक परमानेंट बॉर्डर मान लिया जाए दोनों देशों के बीच में। यानी कि जो POK वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास वो पाकिस्तान अपने पास रख ले, जो IOK वाला हिस्सा इंडिया के पास वो इंडिया अपने पास रख ले, और जो बीच में जहाँ पे दोनों की सेनाएं खड़ी हैं वहाँ पे उसी को हम बॉर्डर डिक्लेयर कर दें। ये इस बात पर सहमति बनी थी। और तब से अगर देखा जाए तो भारत का जो प्राथमिक उद्देश्य है, भारत जो चाहता है वो ये है कि जो LOC है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल दिया जाए, और जो स्थिति अभी वर्तमान बनी हुई है उस स्थिति को ही बनाए रखा जाए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब आइए बात करते हैं। देखिए, 1947 में जब पहली बार युद्ध होता है कबायली पठानों के माध्यम से, हालांकि वो डायरेक्ट युद्ध नहीं था हमारी आर्मी का और पाकिस्तानी आर्मी का, वो एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी समर्थित और पाकिस्तानी आर्मी के लोग दूसरे बेस में आकर के युद्ध लड़े थे। तो इसे हम डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, ये भी एक युद्ध था। उसके बाद 1965 में युद्ध होता है पाकिस्तान से, जिसमें पाकिस्तान हारता है, और 1971 की युद्ध के बारे में सभी जानते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आता है। तो जब इतने सारे युद्ध में पाकिस्तान हार जाता है, तो फिर उसे एक बात समझ में आती है कि यार हम जो है ना, हम इतने कमज़ोर हैं कि हम भारत जैसे मजबूत देश से डायरेक्ट युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। हम चाहे कितने ही जुमले कोई भी हथकंडे अपना लें। जैसे आपने देखा कि आगे जो कारगिल युद्ध होता है 1999 में, उसमें भी ये हमसे क्या रहते हैं, अप फ्रंट रहते हैं, हमसे ऊंचाई पर रहते हैं। सारे जो पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं उनके पक्ष में रहती हैं। अमेरिका से बहुत ही मॉडर्न वेपन का ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इनके पक्ष में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये युद्ध नहीं जीत पाते हैं। तो ये तो मान लीजिए कारगिल की बात की, लेकिन हम कारगिल के पहले बात करते हैं जब इनकी स्ट्रेटजी चेंज होती है कि आखिर क्या क्या चीज़ें ये देखते हैं, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं।
तो ये जो 3 युद्ध देखते हैं, ये तो तीनों युद्ध के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, पाकिस्तान डायरेक्ट युद्ध में भारत से जीत नहीं सकता है। तो ये क्या करते हैं, 1980 के दशक से छद्म युद्ध की रणनीति का सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रॉक्सी वार खेलना शुरू करते हैं। आपने हाल फिलहाल में भारतीय प्रधानमंत्री या फिर भारत के जो रक्षा मंत्री या गृह मंत्री हैं उनके मुंह से ये शब्द सुना होगा, प्रॉक्सी वार, कि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान हमसे सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता है, इस वजह से वह प्रॉक्सी वार का सहारा लेता है। तो प्रॉक्सी वार क्या है, देखिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जब वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए छद्म युद्ध एक लंबी और सोची समझी रणनीति है जिसे प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई मान लीजिए आपको कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, लेकिन वह आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप छद्म युद्ध का सहारा लेते हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें आपके कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे सशस्त्र विद्रोह कर सकते हैं आप, लगातार हमला इत्यादि करते रहते हैं, समय समय पर हमला करते रहिए, विद्रोह करते रहिए, वेपन्स के माध्यम से विद्रोह करते रहिए, या फिर गोरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मारी तुरंत छिप जाइए, फिर मारी छिप जाइए, बहुत ही अचानक से हमला करिए, तेज़ी से हमला करिए, ये सब चीज़ें। राजनीतिक क्रांति यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का प्रयास करिए, और इस प्रकार से वहाँ पे जो वहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, जो समाज है, उनका जो माहौल बना है उनके मन में, उसको बदलने का प्रयास करिए, भारत के प्रति घृणा फैलाने का प्रयास करिए, ये सब चीज़ें। आज़ादी की लड़ाई, जब ये सब चीज़ें बिल्कुल हो जाएँ, चरम पर पहुँच जाएँ, तो लास्ट में एक ऐसी टक्कर मारिए कि वो एक बार में ही पूरा जो देश है, वो जो हिस्सा है, जिस राज्य पे, जिस जगह पे आपको कब्जा करना है, वो पूरा आपके कब्जे में आ जाए। तो कुछ तरीके होते हैं, ये तरीके हैं जो प्रॉक्सी वार में यूज किए जाते हैं। तो अब देखिए, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में प्रॉक्सी वार को यूज करता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला उसका जो काम होता है कि विश्व स्तर पर, जम्मू कश्मीर और विश्व स्तर पर वह प्रयास करता है कि जो भारत की जो छवि, जो भारत की जो इमेज बनी हुई है, उसे खराब किया जाए। ये दिखाया जाए कि भारत जो है यहाँ पे सही शासन नहीं कर रहा, सही गवर्नेंस नहीं दे रहा है, और आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है, और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के साथ लड़ाई में लगातार उलझाए रखना चाहता है। ये भी उसका कार्य है। और इन सब चीज़ों को आप देखते होंगे लगातार पाकिस्तान के माध्यम से, जो पाकिस्तान के द्वारा जो स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं, उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा लगातार की जाती रही हैं। कश्मीर मुद्दे को लगातार वो अलग अलग मंचों पे, जहाँ पे कई सारे देशों का सम्मेलन होता है, उन मंचों से उठाता रहता है, मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता रहता है, और विभिन्न देशों को यह बताने का प्रयास करता है कि जो भारतीय मुसलमान हैं वह भारत में उतने संतुष्ट नहीं हैं, उतने सुख से नहीं रह पा रहे हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये सारी चीज़ें वो बताने का लगातार दूसरे देशों को प्रयास करता है। राज्य की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, उस पर हमला करता है कि जो यहाँ पे मुसलमानों को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, बाकी लोगों को कम कम किया जाता है, मतलब कि कुछ विशेष धर्म को सहूलियतें दी जाती हैं, कुछ विशेष धर्म को जो ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो बताता है कि एक जो धर्मनिरपेक्ष वाली स्थिति है ना, किसी एक धर्म, हर धर्म के प्रति निरपेक्ष होकर काम करना, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म सापेक्ष है। भारत का जो यहाँ पे कार्य है राज्य में, वो सारा ही धर्म सापेक्ष होता है। कट्टर इस्लामिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, जिससे लगातार जो गतिविधियाँ जो चलती हैं, इस्लामिक गतिविधियाँ, उनके माध्यम से जो डिस्टर्बेंस आते हैं, जो अशांति फैलती है घाटी में, उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करता है कि यहाँ पे गवर्नेंस देने में ये सक्षम नहीं है। और सही समय आ जाने पर, जब स्वतंत्रता की लड़ाई के नाम पर कम तीव्रता वाले युद्ध को जो है उच्च तीव्रता वाले युद्ध में बदल देने का कार्य, ये ऐसा उद्देश्य इसका है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से वो प्रॉक्सी वार पूरा जम्मू कश्मीर हिस्से में चलाता रहता है। आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें, घटनाएं आपके सामने की हैं। बुरहान वानी को जब सुरक्षा बलों ने मार गिराया था 8 जुलाई 2016 को, जो कि एक हिजबुल का कमांडर था, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स इत्यादि में काफ़ी बड़ा इसका कवरेज किया गया था। और इसका जब अंतिम संस्कार होता है 9 जुलाई को, तो इसके अंतिम संस्कार में लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ शामिल होती है, जो कि ये दिखाता है कि बहुत बड़ा फेल्योर है ये। भारतीय जो भी भारतीय मशीनरी रही हैं, भारतीय सुरक्षा बल या फिर उनके जो भी कार्य रहे हों, या भारतीय लोगों का जो भी डेवलपमेंटल वर्क रहा हो, इन लोगों को, बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों को मेन धारा में जोड़ने का, वो सब कहीं कहीं फेल होता दिखाई देता है। क्योंकि एक आतंकवादी के अंतिम संस्कार में 2 लाख लोगों से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा होना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी संख्या बहुत ही कम देखी जाती है। 12 जुलाई को जो पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति थे, वो नवाज शरीफ जी, वो कहते हैं कि भाई बुरहान वानी की जो हत्या है, वो उससे उनको सदमा लग गया। वो बिल्कुल वो शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया। और 15 जुलाई को फिर नवाज शरीफ जो है वानी को एक शहीद का दर्जा दे देते हैं कि भाई वो जो है वो एक मार्टियर हैं, वो एक शहीद हैं, और उन्होंने पाकिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर के लिए जो है
बलिदान अपना दिया है। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो भारत फिर इस बात का बहुत ही खंडन करता है और भारत इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है कि आप एक आतंकवादी को महिमा मंडित कर रहे हैं और उसको एक शहीद का दर्जा दे रहे हैं, जबकि वो क्या है, एक आतंकवादी है। ये बात भारत कहता है। देखिए, समय समय पर भारत ने भी इन आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि इसमें एक ऑपरेशन ऑल आउट काफ़ी खास स्थान रखता है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर के बारे में लिखें तो आप ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में ज़रूर से लिखें, क्योंकि इसका एक बहुत ही अपना एक अलग इम्पैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। देखा जाए तो ये जो ऑपरेशन ऑल आउट था, ये एक आतंकवादी विरोधी अभियान था और जम्मू कश्मीर में से आतंकवादियों को मार के भगाने के लिए ये 2017 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट को शुरू करने से पहले ढेर सारे जो इंटेलिजेंस हैं लोगों को, आतंकवादियों के बारे में, वो सारे गदर किए गए थे, बहुत ही बारीक तरीके से गदर किए गए थे। और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका जो है सर्वेक्षण किया गया था कि कौन से आतंकवादी किस जगह पर किस घर में छिपे हुए हैं। उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट को लॉन्च किया गया था। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पुलवामा हमला होता है 4 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि 42 जवान शहीद हो जाते हैं। एक जो गाड़ी रहती है वो स्वयं आकर के, पूरा विस्फोटक से बड़ी गाड़ी रहती है, वो गाड़ी स्वयं आकर के तब पूरा टक्कर दे देती है इस काफिले को और उसमें 42 जवान शहीद हो जाते हैं। पठानकोट पे 2 जनवरी 2016 को हमला हुआ था, 7 जवान शहीद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये सारी ये जो दोनों दोनों ही हमले हुए थे, दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी वो जैसे मोहम्मद ने ली है। और जैसे मोहम्मद के बारे में मैंने आपसे पहले ही बात कर रखी है, जितने भी संगठन हैं इस प्रकार से आतंकवादी, उन सब के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के जब हमले होते हैं तो भारतीय जो सुरक्षा बल हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, सभी के मन में एक क्षुब्ध भावना उत्पन्न होती है कि पाकिस्तान को या फिर जिन लोगों ने भी इस हमले को अंजाम दिया उनको सबक सिखाया जाए। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो भारत भी क्या करता है, पीछे नहीं रह सकता है। तो भारत ने, आपने देखा किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक तो आप सभी जानते हैं, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक भी किया, भी सभी आप सभी जानते हैं, काफ़ी इसको अच्छी खासी कवरेज मिली थी। तो 26 फरवरी 2019 को भारत जो है 12 मिराज 2000 को भेजता है पाकिस्तान के बालाकोट में और वहाँ पे जो है बम की वर्षा करता है और वहाँ पे जितने भी जैसे मोहम्मद के आतंकी शिविर थे उन शिविरों पर बम गिराता है और उनको नष्ट कर देता है। और वायुसेना इसमें कहती है कि लगभग 300 से अधिक आतंकवादी को मार गिराया गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो अभी देखिए हमने एकदम बिल्कुल जीरो से क्रैप से कैसे जम्मू कश्मीर की समस्या उत्पन्न हुई, क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट में हुई, उन सब चीज़ों को हमने देखा। अब आइए देखते हैं कुछ अभी नए डेवलपमेंट हुए, जैसे कि अब जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसको यूटीज में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। तो अब इसका मैप कैसे हमें दिखाई देता है, देखिए अब इसका मैप कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो वाला जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हो गया और जो ये वाला हिस्सा है वो पूरा लद्दाख के क्षेत्र में आ जाता है। तो अब जम्मू कश्मीर के बारे में हमें ये जानना रह गया है कि किस प्रकार से सरकार ने कब कब क्या क्या कदम उठाए हैं यहाँ के लोगों के विकास के लिए और सुरक्षा की स्थिति से, सुरक्षा की दृष्टि से कौन कौन से कदम उठाएं। अब उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये रहा आपका आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।